अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। लेकिन मुझे आप सबसे एक शिकायत है। मैंने आप लोगों से बारहा कहा है कि कमेंट करके अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया करें, नावल के हवाले से कमेंट किया करें, किसी किस्म की रिकमेंडेशन हो, कोई सजेशन हो वो दिया करें, हेलो हाय ही कर लिया करें, कुछ अपनी कह लिया करें, कुछ मेरी सुन लिया करें। लेकिन आप लोग खामोशी से निकल जाते हैं, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। इससे तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि बस मैं यूँ ही अपनी एनर्जी, अपनी तवानाई जो है वो ज़ाया कर रही हूँ। तो क्या ख़्याल है कि मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ऐसा किया करूँ कि नेक्स्ट एपिसोड जो है रेगुलर अपलोड ना किया करूँ, आप लोगों को इंतज़ार करवाया करूँ। आप लोग बार बार कमेंट करें, पूछें नेक्स्ट एपिसोड कब आएगी, नेक्स्ट एपिसोड कब आएगी, प्लीज़ नेक्स्ट एपिसोड जल्दी दे दें, तब फिर मैं आपको जो है वो नेक्स्ट एपिसोड अपलोड किया करूँ। क्योंकि बहुत सारे चैनल्स पर ऐसा होता है कि एक साथ जो है वो बहुत सारे नावल जो है वो अपलोड करने शुरू कर दिए जाते हैं। एक एपिसोड आती है, अगले दिन किसी और नावल की एपिसोड, फिर नेक्स्ट डे किसी और नावल की एपिसोड, और लोग पूछते रहते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड कब आएगी। यानी जो नावल वो सुन रहे होते हैं उसकी बारी ही नहीं आती, किसी नए नावल की जो है वो शुरुआत हो जाती है। और वो ऐसे जो है ना, कई दफ़ा ऐसा होता है कि किसी नावल को शुरू कर लेते हैं, 5-7 एपिसोड अपलोड करके फिर गायब हो जाते हैं, महीनों सालों पता ही नहीं होता कि वो दोबारा आएंगे नहीं आएंगे, अपलोड करेंगे नहीं करेंगे। कई कई महीने, कई कई हफ्ते जो है वो नेक्स्ट एपिसोड आती ही नहीं है। तो फिर वो वाला हाल मैं भी कर देती हूँ, मतलब मैं भी कई कई दिन एपिसोड अपलोड ही ना किया करूँ। आप इंतज़ार करते रहा करें, पूछते रहा करें कि कब आएगी कब आएगी। तो ये फिर लेकिन अच्छी बात तो नहीं होगी ना, मतलब मुझे ऐसा करना पड़े तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं। तो आप लोग जो है ऐसा करने पर मुझे मजबूर ना करें, वैसे ही अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दिया करें। जो चंद एक रेगुलर लिसनर थे, अपनी जो मौजूदगी का एहसास दिलाते थे, वो भी गायब हो गए हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो रेगुलर कमेंट करते थे, रेगुलर नावल सुनते थे, वो भी अब कहीं नज़र नहीं आते। और जो नए सुनने वाले हैं वो भी खामोशी से निकल जाते हैं। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, इससे मुझे जो है वो अच्छा महसूस नहीं होता। चलिए खैर, बढ़ते हैं नावल की नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। नावल की फरमाइश हमसे की है आफिया नासिर ने। नावल का नाम है ताहिर लाहौती, मुसन्निफ़ा है रिफ़त सिराज, और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 31। कराची वापस पहुंचते पहुंचते तकरीबन 7 ही बज गए थे। मज़ाहिर, महनूर, कमरुन्निसा को खुद ड्रॉप करने आए थे। गेट लाइट रोशन थी, यानी मदीहा मलीहा में से कोई है घर में। कमरुन्निसा के दिल में बेटियों की मोहब्बत ने जोश मारा। कार का पिछला दरवाज़ा खुलते ही घर के गेट का ज़ेली दरवाज़ा भी वाह हुआ। तीनों की निगाह एक साथ गेट पर पड़ी थी। सामने पाशा पानी का पाइप हाथ में लिए, पतलून के पाइंचे चढ़ाए, बहुत ताज्जुब से उन तीनों की सिमत देख रहा था। मज़ाहिर ने तो फ़ौरन नज़र चुरा ली थी और कार में बैठने लगे। अरे बेटा, घर के अंदर तो चलो, कुछ ठंडा वगैरह पी लो। अब किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करें, बहुत अच्छी हस्ती से मुलाकात करवाई। तबीयत में अभी तक सरूर है। तकल्लुफ़ और शुक्रिया से मुझे शर्मिंदा ना करें, मैं फिर हाजिर होऊंगा। अच्छा, खुदा हाफिज़। वह जन से गाड़ी ले उड़े। कमरुन्निसा तो पाशा को सामने पाकर वैसे ही खुशी से बेहाल थी। आगे बढ़ने का अंदाज़ वालेहाना था, मगर ना जाने क्यों महनूर के कदम मन मन भर के हो गए थे। क्या वक्त था कि उसे कोई खौफ नहीं था उस शख्स से। आज निगाह मिलाने में झिझक थी, जैसे कोई गुनाह सरजद हो गया हो। कमरुन्निसा पाशा का बाजू पकड़कर अंदर की तरफ बढ़ गई थी। जब महनूर गेट से अंदर दाखिल हुई तो उन्होंने पाशा का सर अपने सीने से लगाया हुआ था और फूट फूट कर रो रही थी। अम्मा, रोने की क्या बात है, ज़िंदा वापस आया हूँ, डेड बॉडी तो नहीं है। वह माँ को अपने बेरहम अंदाज में चुप करा रहा था। अल्लाह ना करे मैं अभी मायूस तो नहीं हुई हूँ, जाने कब अल्लाह तुझे हिदायत के रास्ते पर डाल दे। हद है खुशफहमी की, जिस बंदे की फ़ोटो सारे मुल्क के थानों में लगी हो उसकी माँ को इतना भी खुशफहम नहीं होना चाहिए। वो माँ से मुखातिब था, मगर नज़रें महनूर पर थी। लेकिन मायूस तो काफिर होते हैं जो अल्लाह की कुदरत पर यकीन नहीं रखते। हम तेरी बातों में आने वाले नहीं। उन्होंने उसकी पुश्त पर धप मारा। एक माँ जिंदा सलामत औलाद को सामने पाकर कितनी मुतमईन होती है, ये ऐन फितरत है, ख्वाह औलाद का किरदार कैसा ही हो। वो इस वक्त बहुत मसरूर थी। हज़ारों बार ज़िंदगी में ये लम्हात आए थे, उसका जाना, फिर धड़के, अंदेशे, खौफ, वहम, फिर उसकी अचानक आमद पर दिल खिला देने वाली खुशी। जाने कब से धूप छाँव का खेल जारी था। कहाँ तफरी हो रही है हमारी वालदा मोहतरमा और डियर कज़न के साथ। पाशा चलते हुए उसके पहलू में आ गया। कमरुन्निसा आगे थी। महनूर को पाशा का लहजा बहुत अजीब सा महसूस हुआ। अम्मा से पूछ लीजिए, वो सादा अंदाज में गोया हुई। सारी तफरी में वो साथ साथ थीं। अगर आप बता देंगी तो क्या बात का रंग बदल जाएगा। वो अपनी ख्वाबगाह की तरफ बढ़ रहे थे। हो सकता है। महनूर अब संभल चुकी थी, लहजा तीखा हो गया था। फिर वो बेडरूम में दाखिल हो गए।
सोचा था घर जाऊंगा, अम्मा को सलाम करूंगा, फिर बेडरूम का दरवाज़ा बंद करके तुम्हारी हड्डियां हिला दूंगा, मगर धत तेरे की ये डियर कज़न कहाँ से आ टपके। अम्मा को शमीम आरा की नानी बनाकर साथ ले गए। वाह क्या समझदार बंदा है, आखिर है ना ब्यूरोक्रेट। अम्मा खुद गई थी अपनी मर्ज़ी से, वगरना वो सिर्फ तुम्हें ले जा रहे थे। आई सी, पाशा ने उसकी बात काट दी। जी नहीं, अम्मा जा रही थी और मैं उनके साथ गई थी। महानूर का ब्लड प्रेशर हाई होने लगा। वैसे सारे ख़ानदान को ज़माने की परवाह है, मगर ये बंदा बड़ा जवान मर्द है। ये जज्बा है ही ऐसा, दिल से हर तरह के खौफ मिटा देता है। यार सारा मूड ही ख़राब हो गया। इस वक्त तो तुम्हें छूने का भी दिल नहीं चाह रहा। एक गिलास ठंडा पानी पिलाओ ताकि कुछ जी संभले। महानूर चंद सानिया कुछ सोचती रही, फिर पानी लेने बाहर चली गई। उसका जहन उलझ रहा था, कितना मुश्किल होगा इसका साथ। थोड़ी देर बाद पानी के साथ वापस आई तो वो सोफे पर बैठा पतलून के पाइंचे नीचे कर रहा था। वो गिलास थामकर उसके मुकाबिल खड़ी हो गई। और क्या तसल्ली तशफ़ी दी डियर कज़न ने। शायद मुझे फांसी हो जाए, इस किस्म का इजहार ख्याल हुआ होगा। चलो खस कम जहाँ पाक, उसने गिलास महानूर के हाथ से लेते हुए कहा। यार तुम चीज़ ही ऐसी हो, अगर पर्दा स्क्रीन पर आ जाओ तो लोग मार्लिन मनरो को याद करना छोड़ दें। लाहौल वला कुव्वता, अपनी बीवी को मार्लिन मनरो से मिसाल पाशा ही दे सकता था। महानूर की जान जल कर रह गई। वहाँ जेल में सब बातें करते थे, यार हमारी बीवी बहुत उदास होगी। कोई कहता मेरी बीवी को तो मेरे बगैर चैन ही नहीं आता, मैके तक जाकर नहीं रहती। कहती है अपने बिस्तर के अलावा कहीं नींद ही नहीं आती। यानी मतलब समझ रही हो ना, खैर से शादीशुदा हो। महानूर निगाह चुराकर दूसरी जानिब देखने लगी। हमने कहा भाई इंतहाई किस्म की मजबूरी है कि हम अपनी बीवी के आशिक़ ज़ार हैं, मगर सिर्फ हम। हमारी बीवी तो यौम निजात मना रही होगी, फांसी की मन्नत तो नहीं मानी थी। अल्लाह ना करे, उसके मुंह से बेसाख्ता निकला था, मगर बहुत आहिस्ता। पाशा ने चौंक कर उसकी जानिब देखा था। हल्की सी ताज्जुब आमेज़ मुस्कुराहट का तासुर था। क्यों भाई, अल्लाह क्यों ना करे, बड़ी रोशन राहें हैं सामने। वो फिर शरीर अंदाज में गोया हुआ। हमारे लिए नहीं है, उसे हमारे लिए अंधेरे पसंद हैं तो हमें भी मंजूर है। बोलते बोलते उसकी आवाज़ रुंध गई। डियर कज़न ने मूड ख़राब ना किया होता तो इस वक्त तुम्हें अपने गले से लगा लेते, मगर इससे ज़्यादा अल्लाह वाली ना होना। सुना है अल्लाह अल्लाह वालों का साथ बहुत देता है। फिर तो समझो फांसी या गोली, कुछ तो हो ही जाएगा तुम्हारी खुशी के लिए। हमें अब किसी खुशी की तलब नहीं, आप मुतमईन हो जाएं। वो आंखों के गोशे उंगलियों की पोरों से साफ़ करते हुए बोली। बड़ी हैरान कुन तब्दीली है, डिक्टेशन तो नहीं है। पाशा उठकर अपनी वार्डरोब खोलने लगा। सुना है बदगुमानी का कोई इलाज नहीं, आपकी क्या खिदमत की जाए, चाय ठंडा खाना। वो पुरसकून लहजे में पूछने लगी। कहीं कोई ऐसी बर्फ़ मिलती है जो मग़ज़ में भड़कती आग को बुझा दे। वो पलट कर पूछने लगा। नहीं, वो कोरा जवाब देकर बेड पर बैठ गई। क्या ख़ानदान वालों से दोस्ती हो गई, पटा लिया होगा मेरी हमदर्द माँ ने। उन्हें बहू के साथ पूरा ख़ानदान चाहिए। वो तल्खी से मुस्कुराया। यूएनओ के नुमाइंदे तो अव्वल रोज़ से पीछे पीछे हैं। हो गई होगी कोई सफारती कार्रवाई। मुझे ख़ानदान से मिलाप पर कोई अफसोस नहीं होगा, मगर मसला ये है कि डियर कज़न, खुदा के लिए खामोश हो जाइए। दुनिया में मैं वाहिद नहीं हूँ जिसके कज़न भी हैं। ख़ानदानी लोगों के दसियों कज़न होते हैं। वो जैसे आजिज़ आकर बोली। हाँ भाई, बहुत लकी हैं हम, ससुराल तो हमें ख़ानदानी मिला है। दिल्ली उजड़ी थी, सारे ख़ानदान तो नहीं। वो कहा लगा कर बोला। मेरी जान खाने की ज़रूरत नहीं, मैं अम्मा को बुलाती हूँ, जो पूछना है पूछ लें उनसे। वो तेज़ी से उठी और कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद कमर निसा के साथ वापस आ गई। बताइए अम्मा, हम कहाँ गए थे सैर व तफरी करने? वो बिगड़े बिगड़े अंदाज में कहकर फिर कोने में चिपक गई। खाक धूल सैर तफरी पर, क्या देती हैं सैर तफरी हैं? हम जिनसे मिलकर आ रहे हैं तुम एक बार उनसे मिल लो तो हमारे दिन फिर जाएं। ऐसी प्यारी और परहेजगार खातून के उनके पास बैठो तो सारे गम ही भूल जाएं। अल्लाह अल्लाह, बस ये कमी रह गई थी। सुबहान अल्लाह, हरे रंग का झंडा भी लगा होगा उनके घर की किसी दीवार या छत पर। एक गल्ला भी रखा होगा, जो आए वो हस्बे तौफीक चंदा डाल कर जाए, वरना मुराद पूरी होने में शक है। वो बात के इख्तिताम पर जी खोल कर हंसा। ला इल्मी से बड़ी खुशफहमी क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। महानूर हैदराबाद में जिनके घर ठहरी थी उनकी बात कर रही हूँ। वो कोई पीरानी किस्म की खातून नहीं है। अपनी गिराह से खातर मदारत करती हैं, किसी से रुपया पैसा नहीं लेती, मेहनत से रोज़ी कमाती हैं और लोगों को मुफ्त तालीम देती हैं। उनकी दुआ में बहुत असर है, मगर वो ख़ुद को किसी पर जाहिर करना पसंद नहीं करती। वो जिन लोगों के दरमियान रहती हैं उन लाइल्मों को तो खबर ही नहीं कि अल्लाह ने उन्हें क्या नेमत दी हुई है। सब उन्हें पढ़ी लिखी उस्तानी से ज़्यादा नहीं समझते, मगर मेरा दिल कहता है दोस्ती में कुर्ब हो गया है। सुबहान अल्लाह, क्या नसीब हैं। चलें जी, ये सब ठीक। तो महानूर के कज़न उनके पास क्या दुआ करने गए थे कि महानूर को मुझसे खलासी मिल जाए? आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वो बहुत शरीफ और नेक मिजाज बच्चा है, ख़बरदार उसके मुतल्लिक कोई उल्टी सीधी बात ना सुनूं। सुना?
कमरुन्निसा की पेशानी पर बल पड़ गए। हमारे अलावा तो पाकिस्तान के सारे जवान विलायत के रास्तों पर हैं, सिवाय मेरी माँ के इकलौते बेटे के, यानी सादा है मेरी माँ। ज़रा जो कहीं से सिरा पकड़ में आ रहा हो। भाई आप दोनों सास बहू डियर कज़न के हाथ कैसे लगीं? ये जब आप दोनों हैदराबाद पहुंची तो वहाँ पहले से मौजूद उस्तानी साहिबा के पानी के मटके भर रहे थे। इस किस्म के उस्तादों की तो यही खिदमत होती है। जूतियाँ सीधी की जाती हैं, मटके भरे जाते हैं, पाँव दबाए जाते हैं। वो फिर हंसा। वो हैदराबाद जा रहा था, उस्तानी से मिलकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहता था। महानूर ने उनकी बहुत तारीफ़ की थी। अपने काम से तो वो जाता ही रहता है। महानूर की खैर खैरियत मालूम करने आया तो हमसे भी पूछ लिया चलने को। मुझे खुद उस्तानी से मिलने का इश्तियाक हो गया था। दूसरे महानूर जब कराची वापस आई तो उनसे मिलकर नहीं आई थी। असूलन तो यह गलत बात थी। आखिर उन्होंने इनका ख्याल रखा था, तहफ़्फ़ुज़ दिया था, इसलिए भी मुलाकात ज़रूरी थी। बस ये बहाना हो गया हैदराबाद जाने का। आह ये बहाने और बहानेबाज लोग। मैं तो कुर्बान हो रहा हूँ अपनी माँ की सादगी पर। अम्मा चंद दिनों बाद वो आपको किसी बुज़ुर्ग के मज़ार पर या ठट्ठा ले जाएगा कि खाला जान फ़लाँ मज़ार पर मन्नत मान कर आएँ कि आपका बेटा राह रास्त पर आ जाए, मगर महानूर को भी साथ ले जाना शर्त है। साहिब मज़ार सास बहू को एक साथ देखना पसंद करते हैं। फिर किसी रोज़ वो पाकिस्तान के नामवर माहिर नफ्सियात का पता बताएगा जो यूरोप से चंद दिनों के लिए वतन आता है और ऐसी ब्रेन वॉशिंग करता है कि उसके डार्क रूम से निकलकर बंदा सीधा मस्जिद का रुख करता है। मगर एक शर्त वहाँ भी होगी कि केस हिस्ट्री मरीज़ के बजाय माँ और बीवी बताएं, क्योंकि ये करीब तरीन रिश्ते होते हैं। शायद एक रोज़ वो गीदड़ सिंघी मिलने की जगह भी बताए जहाँ गीदड़ सिंघियों का ढेर लगा होगा, मगर माँ के साथ बीवी को भी जाना होगा और अपनी पसंद से उठाना होगी। माँ अलग सुंघाएगी, बीवी अलग। अरे बस चुप, सर पर ही सवार कर लिया है। बुरे को सारी दुनिया बुरी ही नज़र आती है। कमरुन्निसा ने डांट दिया। तो बाबा ये अच्छे बुरों के ताक़ुब में क्यों आ रहे हैं? क्या गर्ज़ है उन्हें हमसे? वो झल्ला कर बोला। बस यही सीखा है इस दुनिया से कि गर्ज़ के अलावा ज़िंदगी का और कोई दूसरा मकसद नहीं। महानूर भी जलकर बोली। यानी आप हमें सबक पढ़ाइए, और क्या मकसद हो सकता है? वो अखड़ अंदाज में महानूर से पूछने लगा। इतनी पुरानी बात भी नहीं है कि जहन से निकल गई हो। आपका खुद होटल बुलाकर मुझे आपके हवाले किया था। मेरे लिए तो हैरत और दुख का अजीब मुकाम था। मैं उनकी दस्तरस में थी और उन्होंने अपने हाथों मुझे आपके सुपुर्द किया था। मैंने आज तक उन्हें माफ़ नहीं किया। महानूर के जहन में गुबार था जो मुंह में आया कहती चली गई। कानूनी बंदा है, कानून के दायरे में टारगेट अचीव करेगा। खैर चलो, इस बहाने ये इंकशाफ भी हुआ कि तुमने उन्हें माफ़ नहीं किया। पाशा की आंखों में सुर्खी उतर रही थी। कुदरती सी बात है, ना मेरी अरेंज मैरिज है ना लव मैरिज। शौक की इस कहानी के आप वाहिद किरदार हैं, वन मैन शो। वो मेरे कज़न है जिन्हें होश संभालते ही देखा था। उनसे कोई अच्छी उम्मीद रखना फितरी सी बात थी। उस पर आपको नाराज़ नहीं होना चाहिए। हकीकत पसंदी से काम लेंगे तो गुस्सा नहीं आएगा। महानूर ने बड़ी साफ गोई से कहते हुए उसे गुस्से से बाज रखने की कोशिश भी साथ ही की। मसलन आपको उनसे अच्छी उम्मीद क्या रही? पाशा के बल सीधे नहीं हुए थे। ज़ाहिर है, ज़िल्लत की ज़िंदगी सामने नज़र आ रही हो तो इंसान कोई रास्ता ढूंढता ही है जो उसे ऐसी ज़िंदगी से बचा ले। महानूर ने बिस्तर पर पड़े कपड़े उठाना शुरू कर दिए। ये ज़िल्लत की ज़िंदगी है? वाह सुबहान अल्लाह। बहुत इज्जत थी आप लोगों की सोसाइटी में। सारी जेनेटरी आपके स्वीट होम का तवाफ़ करती दिखाई देती थी। मेरी कोठी के सर्वेंट क्वार्टर से भी छोटा घर जो कुछ आपको मिला है। लड़कियां ख्वाब देखती हैं ऐसी ज़िंदगी के। कोई शय ऐसी नहीं जो रेंज से बाहर हो, क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो। एनी टाइम यहाँ नौकर अम्मा की वजह से नहीं है, इन्हें मसरूफ़ रहना अच्छा लगता है। तुम मेरी कोठी में रहोगी तो ज़िंदगी का असल लुत्फ़ पता चलेगा। सुबह सोकर उठोगी तो चाय तैयार मिलेगी। जिन कामों का टाइम मुकर्रर कर दोगी वो काम उसी वक्त अंजाम पाएंगे। नाश्ता 8 बजे मांगोगी तो 8:02 पर नहीं मिलेगा, ठीक 8 बजे ही मिलेगा। ये ज़िल्लत की ज़िंदगी है जिसमें गाड़ी का दरवाज़ा तक खुद नहीं खोलना, महीना ख़त्म होने से पहले तनख्वाह ख़त्म होने का खौफ नहीं। ये दकियानूसी मजबूर खौफज़दा लोगों के बनाए हुए मेयार है। महानूर, कौन सी ज़िल्लत है इस ज़िंदगी में? मेरे नज़दीक ज़िल्लत की ज़िंदगी औरत की तभी है जब वो जिस्म फ़रोशी से ज़रूरत पूरी कर रही हो या अयाशी कर रही हो। तुम्हें तो मालकन बनना है बेशुमार लोगों की बेगम साहिबा। जो लड़की अगवा होती है उसकी कोई इज़्ज़त हैसियत नहीं होती। महानूर की आवाज़ भर आ गई। ये सब फरसूदा मेयार हैं। आजकल जिसके पास क़ुव्वत ख़रीद होती है उसी की इज़्ज़त होती है। तुम किसी दिन बावर्दी ड्राइवर के साथ बाज़ार जाकर देखना, दुकानदार तुम्हें खड़े होकर आदाब कहेंगे। उनके मुलाजिम तुम्हारी गाड़ी में खुद सामान रख कर आएंगे। चाय कोल्ड ड्रिंक से तुम्हारी तवाज़ो करेंगे। बेगम साहिबा पैसे की क़ुव्वत को माने, ये कुदरत ने आपको दे दी है। लाइफ इंजॉय कीजिए, छोड़िए ये रोना धोना। आप अपने और मेरे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा बाहैसियत हैं। ख़वातीन के मुँह में पानी आता होगा आपको देख कर। अगर मेरी बात पर शक है तो ख़ानदान में आना जाना करके देखिए, पता चल जाएगा। अक्सर बहुत गरीब लोग बहुत इज़्ज़तदार होते हैं मगर फिर भी उनके रिश्तेदार उनके यहाँ जाते हुए कतराते हैं, बल्कि शर्माते हैं।
जिल्लत की ज़िंदगी। हाँ, लोग ऐसी ज़िंदगी का इंतज़ार करते कब्रों में उतर जाते हैं जो तुमसे मिलना नहीं चाहते, ना मिलें। तुम्हें इस घर में सब कुछ मुयस्सर है, किसी के बाई कार्ड से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारी किसी चीज़ में कोई कमी आ रही है? जाएं सब जहन्नुम में, तुम अपनी जन्नत से सरोकार रखो। अब सर पकड़ कर रोती रहोगी तो क्या हालात बदल जाएंगे। मैंने तुम्हें दाश्ता नहीं बनाया, बीवी बनाया है। अब किसी भी तरह तुम रजिस्टर्ड एलानिया बीवी हो। हमारी इज़्ज़त के लिए ये काफ़ी है। 21वीं सदी में दाखिल हो रहे हैं, 2000 साल के फरसुदा ख्यालात का बोझ उठाकर। थोड़ी सी अकल पकड़ें बेगम साहिबा। हाँ, अगर आपने मेरी बीवी बनने से पहले मुस्तकबिल का कुछ और प्रोग्राम तय किया हुआ था तो आपका रोना धोना बचा है। ज़ाहिर है, दिल टूटने के बाद गमगीन और उदास गीत रह जाते हैं किस्मत में। एक दिल का लगाना बाकी था, सो दिल भी लगा के देख लिया। तकदीर का रोना कम ना हुआ, आंसू भी बहा के देख लिया। वो सोफ़े पर दराज होकर गुनगुनाने लगा। मुझे आपसे कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करना। मुख्तसरन ये बता दीजिए कि आपके साथ इसी किस्म के तानों तशनों को सहकर ज़िंदगी गुजारना होगी। अगर आपका जवाब हाँ में है तो ठीक है, मैं अपना माइंड मेकअप कर लूँगी। अब तक सब कुछ मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हुआ तो आइंदा के लिए क्यों उम्मीदें बांधूँ? ये क्यों ना तय कर लूँ कि मुझे ज़िंदगी का एक एक लम्हा सज़ा की तरह गुजारना है। आपको जीत का सरूर चाहिए था, सो वो आपने पा लिया। आपकी सारी ज़िंदगी अब तक आपकी मर्ज़ी के मुताबिक गुजरी है। आपके मिजाज में तो तल्खी नहीं होना चाहिए। तल्ख तो वो लोग होते हैं ना जो नामवाफिक हालात में ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते रहते हैं। रहा सवाल मुस्तकबिल के प्रोग्राम तय करने का, तो हमारे यहाँ अभी लड़कियों को इतनी आज़ादी नहीं दी गई कि वो अपने मुस्तकबिल के प्रोग्राम खुद तरतीब दें। एक नाकाबिले अमल ख्याल पर अपनी तवानाई ज़ाया करूँ, इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। ये तो खैर मैं जानता हूँ कि तुम सर्टिफाइड किस्म की पारसा हो, मगर जोश रकाबत के बारे में भी कभी पढ़ा सुना होगा। मेरा मसला ये है कि मैं एक टारगेट पूरा करके दूसरा टारगेट पकड़ लेता हूँ। पहले मसला ये था कि तुम्हें किस तरह हासिल किया जाए, अब ये कि तुम्हारा दिल कैसे जीता जाए। पाशा बहुत गौर से उसकी बात सुनने के बाद नॉर्मल मूड में गोया हुआ। महानूर ने चौंक कर उसकी सूरत देखी। पूरा वजूद तो जीत चुके हैं, अब इस बेचारे दिल के पीछे मत पड़िए, आपको फ़र्क भी क्या पड़ता है। वो तल्खी से मुस्कुराई। नादान दोस्त, यही तो सबसे बड़ा मार्का है कि महानूर को मुझसे सच्ची मोहब्बत हो जाए। अब ये शौक़ है कि मनपसंद औरत जब सच्चाई से इजहार मोहब्बत करती है तो कैसी लगती है। पारसासी औरत का दिलो जिस्म जब किसी एक बंदे के बस में आ जाता है तो उस बंदे की फ़ीलिंग क्या होती हैं, खुशी का कौन सा अनोखा जायका होता है। ये सब ख्वाहिश से कब मिलता है? किस्मत से मिलता है। उसी जगह पर इंसान को अपनी क़ुव्वत हैसियत का ठीक अंदाज़ा हो सकता है। आप फ़िक्रमंद ना हो, मैं कमिटमेंट की पासदारी का वादा करती हूँ। मुतमईन रहिए, अब मैं कहीं नहीं जाने वाली। मेरे सारे ताले चाबी अब आपके हाथ में हैं। आप मेरे किसी डियर कज़न से खौफज़दा ना हो। हमारे यहाँ ख्वाहिशात से ज़्यादा इज़्ज़त नफ्स को अहमियत दी जाती है। महानूर ने बेखौफ और तीखे लहजे में कहा और बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। चली किधर? अभी बात पूरी कहाँ हुई? भाई, मैं आपके डियर कज़न से खौफज़दा क्यों होने लगा? खौफज़दा होने वाली शय होता तो आप यहाँ होती। अच्छा छोड़ो अब इस किस्से को, इधर आओ। ये कमिटमेंट वाली बात दिल को छू रही है। हम जैसे शुक्रगुजार बंदे तो इसे भी आधा इजहार मोहब्बत कहते हैं। महानूर की जान पे बन गई। इससे बेहतर तो झगड़ा ही है, और शायद झगड़ा तो रहे, ये भी अपनी जगह शायद ठीक ही है। अब ज़रूरत भी क्या है यहाँ आने की? उनके आने से कौन सा मेरा कोई मसला हल हो जाता है या माहौल खुशगवार हो जाता है? अगर ये जीत चुका है तो इतना बुरा मानने की क्या बात है? पूरा ताउन तो किया है इसे विनर बनाने में। अब बैठ जाएं चैन से, क्यों इस बेचारे की जीत का मज़ा ख़राब कर रहे हैं? आपके खाने पीने का इंतज़ाम करने जा रही हूँ, आप इतनी देर रेस्ट कर लें। उसने बहाना बनाकर बाहर निकलना चाहा। हम तो हमेशा ही खाए पिए होते हैं, हमारा गम ना कीजिए। इस वक्त हमें जिसकी ज़रूरत है वो शायद आपको पता है। बहुत खून चलाया है डियर कज़न ने, अब थोड़ा सा बैलेंस कीजिए। हाँ, वो ज़रा दरवाज़ा लॉक करती आना। महानूर ने बेबसी से दरवाजे की तरफ देखा था। 2-4 कपड़े उड़कर पड़ोस की छत पर गिर गए थे। मार हवा भी तो बहुत तेज़ चल रही है। बताओ, कपड़े उठाने गई थी, दाल चावल पीसने बैठ गई, या लौट कर धोना सुखाना शुरू कर दिया? किधर रह गई तेरी बहना? बड़ी अम्मा बाकी से मुखातिब थी। खबर नहीं, बाकी ने बचकाना लापरवाही से जवाब दिया। ए हाँ, तुम ऐसे बेखबरों के लिए तो ये जन्नत बनी है, बैठी मोर पंख झलती रहो। बड़ी अम्मा जलकर बोली। इजहार ने तो कमाल ही कर दिया, इतनी जल्दी रिश्ता भी ढूंढ लिया। घंटे बाद वो लोग भी आते होंगे। लड़की की कोई खबर ही नहीं। भाग कर जा देख क्या कर रही है वो पड़ोस में। बड़ी अम्मा मोमल बोलती थी अम्मा से कि मैं ब्याह नहीं करूँगी, तुम बड़ी अम्मा से बोल देना। बाकी ने इतला दी और उछलती कूदती बाहर भाग गई। हाँ, ब्याह नहीं करेगी तो कमार कोठा बनाएगी? इतना अच्छा रिश्ता, इतने बड़े आदमी की मोटर चलाता है लड़का, रहने को ठिकाना भी और अच्छा खाना पीना भी। 4 काम कोठी में खुद कर लेगी तो कमाई भी। आए तो पूछती हूँ क्या सोचने बैठी है? बड़ी अम्मा बड़बड़ाने लगी, अपने नए पान के बटुए में गोटा लगा रही थी। थोड़ी देर बाद मोमल और बाकी आगे पीछे चलती हुई लाउंज में दाखिल हुई। भैया कौन सी कथाएं छेड़ बैठी थी, कब की गई हुई थी?
वो उनके जीने की जाली में ताला पड़ा था बच्चों की वजह से, और चाबी उनकी बहू के पास थी जो बाजार गई हुई थी। मोमल ने कपड़े तख्त पर रखते हुए जवाब दिया, बताओ, चाबियां भी साथ बाजार में लिए फिरती हैं। वजह मालूम होते ही बड़ी अम्मा का मिजाज भी तब्दील हो गया। अच्छा, इनकी तह बना के रख दे, फिर तुझसे बात करती हूँ। और बाकी छबीली, तू बाहर जाके अपने गीटे खेल। बड़ी अम्मा, बाहर तो धूप है, छत पे जाऊँ? बाकी ने इजाज़त चाही। हाँ, चली जा, अपनी माँ के पास बैठ कर खेल, शायद नेक वक्त जाग जाए, वो बोली। बाकी ने तख्त के नीचे पड़े अपने गीटे उठाए और बाहर निकल गई। क्या बोली तू अपनी माँ से? ब्याह नहीं करेगी? बाकी के बाहर निकलते ही बड़ी अम्मा मोमल से मुखातिब हुई। मोमल खामोशी से कपड़ों की तह बनाती रही। बहरी है क्या पूछ रही हूँ? बड़ी अम्मा उसकी बेतवज्जही पर बरहम हो गई। मेरा दिल नहीं करता बड़ी अम्मा, आप मुझे बस यहीं रहने दो, आपकी बहुत मेहरबानी, मोमल ने आहिस्ता आवाज़ में जवाब दिया। बावली नहीं तो? अपना घर बन जाएगा तो फिर सब घरों से अच्छा वही लगेगा। बच्चियाँ अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। लड़का बहुत अच्छा है, सीधा साधा, इजहार बता रहा था, इंशाल्लाह खुश रखेगा। 3000 तनख्वाह उठा रहा है, खाना पीना ज़्यादा कोठी में ही रहता है। बहुत बड़े कारोबारी लोग हैं उसके मालिक। कोठी में ही क्वार्टर मिला हुआ है, पंखे वंखे सब लगे हुए हैं। और तुझे क्या चाहिए? तुझे भी अंदर काम मिल गया तो 1000-1200 रुपये तुझे भी दे दिया करेंगे, गुजारा हो जाएगा। कब तक माँ के साथ दर बदर फिरेगी? बुरी बात होती है। बच्चियाँ अपनी शादी ब्याह के मामलात में नहीं बोला करती। चुपकी बैठ, आ जाएंगे लड़के वाले इजहार के साथ। तू उनकी समझ में आ गई तो तारीख भी तय कर लेंगे, जो तेरी किस्मत का होगा मिल जाएगा। ए हाँ, कौन किसी को देता है? अब तू जा, नहा धोकर कोई अच्छा कपड़ा लत्ता पहन ले, और जब तक लड़के वाले आएँ आराम कर। थका सुता चेहरा लेकर मत आना उनके सामने, चल शाबाश। बड़ी अम्मा के लहजे में बला की जाज़बियत और शफकत थी। मोमल जैसे बादल ना खास्ता वहाँ से उठी। वो बड़ी अम्मा, रीबा बीबी कब आएंगी इधर? वो जाते जाते रुक कर पूछने लगी। उसके कोई दिन वक्त हैं, जब जी चाह ड्राइवर को लेकर चल पड़ेगी। तुझे कोई काम है? मोमल ने कोई जवाब ना दिया, चुपचाप बाहर चली गई। मज़हर किताबें उठाए लाउंज में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम बड़ी अम्मा। जीते रहो, आज तो बड़े वक्त पर आ गए, बाहर तो आग बरस रही है। तुम खाना वाना खाकर आराम करो, गेंद बल्ला उठाकर बाहर मत निकल जाना। इजहार भी आता होगा, भूख लग रही हो तो खाना निकलवाए देती हूँ, वरना इंतज़ार कर लो भैये का, उसे तो खाना खाकर फिर बाहर निकलना होगा। अब तो उनकी कोचिंग की क्लासेस नहीं हो रही हैं, बाहर क्या करने जाएंगे? मज़हर शूज़ उतारते हुए पूछने लगा। मेहमानों को लेने जाएगा। मेहमान तो खैर खुद भी आ जाते, असल में उसके दोस्त की वालदा भी आएंगी, बस उनकी इज्जत को समझो, बड़ी अम्मा बोली। उनके अलावा मेहमान किधर से आ रहे हैं? मज़हर ने कुर्सी से टेक लगाई और नज़रें उठाकर छत के पंखे को देखने लगा। लगता था आज उसमें से हवा ही नहीं आ रही थी। उसके दोस्त के मुलाजिम की अम्मा बहनें हैं, मोमल के लिए आ रहे हैं। पिछले महीने इजहार को लगाया था इस काम पर कि अपने दोस्तों से बात करके देखो, इस बच्ची को अपने घर का करना है। उसने जिक्र कर दिया होगा तो बस सिलसिला चल पड़ा। माई गॉड, मज़हर ने गोया अपना सर पीटा। बड़ी अम्मा, आपको भी शौक़ है हेडिक पालने का, और ये मोमल इतनी छोटी तो है, भागी जा रही है कहीं। चंद दिन अपनी खिदमत तो करा लें, कमाल है। इजहार भाई ने तो बड़ी एफिशिएंसी दिखाई, रिश्ता तक ढूंढ लाए। आप दोनों ऐसा करें, मैरिज ब्यूरो खोल लें, सुना है बड़ी अच्छी आमदनी होती है। मज़हर तो जैसे झल्ला ही रहा था। फ्यूचर बन जाएगा इजहार भाई का। तो तुम्हें क्या तकलीफ़ हो रही है मियाँ? किसी गरीब का घर बस जाए तो कोई बुराई है इसमें? बड़ी अम्मा को उसका अंदाज़ ज़रा ना भाया। आप तो गरीब अमीर सभी के घर बसाने की फ़िक्र में रहती हैं। अगर सब गरीब अमीर हो जाएं तो क्या आप रिश्ते कराना छोड़ देंगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। बल्कि आप तो ज़बरदस्ती एक एक के सर 4-4 बीवियाँ लगा देंगी कि एक जगह से 4 का भला हो तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे भी आपको शिकायत रहती है कि लड़कियों को आजकल अच्छे रिश्तों की कमी है। एक अच्छा रिश्ता मिल गया तो फुल स्ट्रोक, बाल बाउंड्री से बाहर। अगर 6 की इजाज़त होती तो बाल पवेलियन से बाहर होती। खाना लगवाएं बड़ी अम्मा, इजहार भाई तो सवाब से पेट भर लेंगे, हमसे नहीं हो रहा किसी का इंतज़ार। वो उठते हुए बोला। हाँ तो चलो, मुंह हाथ तो धो, लगवाती हूँ खाना। बड़ी अम्मा ने भी तख्त से पाँव नीचे लटकाकर अपनी गुरगाबियाँ टटोलीं। ये नया टारगेट भी रीबा ने दिया होगा आपको। आप तो सिरे से उस ख़ानदान को मुलाजमत देने के हक़ में ही नहीं थी। वो बाहर निकलते निकलते बोलने से बाज ना आया। अब ढोल गले पड़ गया है तो बचाएंगे भी, तुम्हें काहे की तकलीफ़ हो रही है? बड़ी अम्मा उसके तबसरे पर नाला नजर आईं। उसी वक्त फ़ोन की बेल रिंग हुई। अरे देखना बेटे, किसका टेलीफोन है? किसको काम याद आया इस जल्दी दोपहर में? उन्होंने आगे चलते हुए मज़हर को टोका, जो उनके बोलने से पहले ही फ़ोन सेट की तरफ बढ़ने का इरादा कर चुका था। आगे बढ़ा, उसने रिसीवर उठाया। हेलो, हाँ मैं ही बोल रहा हूँ। सोचता बहुत हूँ कि आखिर क्यों मज़हर हुआ, छुपा क्यों ना रहा। अब तुम अपने ठंडे कमरे में बैठकर हम गर्मी के मारों को तंग करो। यही है बड़ी अम्मा, और कहाँ होंगी? कौन है? रीबा? बड़ी अम्मा मज़हर के अंदाज से समझी। वही है, शैतान की प्लाटून की सरबराह। बड़ी अम्मा से बात करो, खाली पेट हमसे लंबी बात नहीं होती। उसने रिसीवर बड़ी अम्मा की तरफ बढ़ा दिया।
हाँ वालेकुम, जीती रहो। बता दिया इजहार ने? भैया ने इतला ना पहुंचाई होती तो अफारा हो जाता। अरे बेटी अभी तो आ रहे हैं, पहले लड़की देखेंगे, इतना मचलने की ज़रूरत नहीं। कोई बात चली तो बता देंगे तुम्हें। क्यों ना चलाऊं अभी बात? अरे अच्छा है, बच्ची ठीक आने लगेगी, तुम्हारा क्या हर्ज हो रहा है? बस अब वो आ रही हैं, कोई नई बात नहीं। जमाओ, किसी ने रोका है तुम्हें? मगर बने काम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए कोई अर्श से शहज़ादा नहीं उतरेगा। उसके हिसाब से रिश्ता बहुत ही अच्छा है, तेरे मेरे दर पड़ने से तो अच्छा है अपने घर की होकर रहे। हम कै दिन जवान बच्ची की देखभाल करेंगे। अब ठीक है, दामाद की बात रख ली थी, सर पर वज़न तो धरा है, बल्कि देखा जाए तो तुम्हारी वजह से ये जिम्मेदारी सर पड़ी है। अल्लाह मालिक है, उसके हुक्म के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। अरे तो क्यों, दिमाग तो ठिकाने हैं, बच्ची घर बार की हो जाए, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? हमें खिदमतों का लालच नहीं, दिन रात अल्लाह से दुआ है कि चलते हाथ पैर उठाए। और तो और लड़का 8 जमात पढ़ा हुआ भी है, बच्ची के भाग खुल जाएंगे, किधर मिलेगा उसे ऐसा रिश्ता? बस अब तुम चुप कर जाओ, जो हम कर रहे हैं करने दो, हमारे सर पड़ गई है, हम निमट लेंगे। तुम्हें आना है शौक़ से आओ, जमाओ, मगर काम बिगाड़ने नहीं। घर बार वाली हो गई हो, अकल से काम लेना सीखो, बड़ों की बात पे कान धरना सीखो। खुदा हाफिज़ मेरी तरफ से। बड़ी अम्मा ने बहुत ख़राब मूड में रिसीवर रख दिया और कुछ बड़बड़ाती हुई डाइनिंग रूम में आ गई। मज़हर खाना शुरू कर चुका था, बाबा कुछ फ्रिज में से निकाल कर ला रहे थे। चढ़े कब अकल आएगी इसको, कह रही है अभी मोमल का रिश्ता ना करें, कुछ दिन ठहर जाएं। कुछ दिन बाद क्या सूरज मगरिब से निकलने लगेगा? अरे भाई तुझे काहे की तकलीफ़ है, किसी गरीब का घर बस रहा है। बड़ी अम्मा डोंगे का ढकना उठाकर चेक करने लगी। हो सकता है उसने भी कोई रिश्ता देखा हुआ हो, तभी कुछ दिन रुकने को कह रही हो। उसके घर में भी तो नौकरों का रश लगा हुआ है, एक से एक डिज़ाइन का नौकर, सावल मस्सी साग नस्सी वाला, अजरक वाला, सूटेड बूटेड, मोटर बालिश से नाप कर कीमत तय करने वाला, लाला शीशे की कैट टोपी पहनने वाला, मकरान का घुंघर बालों वाला। पूरे बर्रे सगीर की नुमाइंदगी हो रही है उस घर में। मज़हर ने प्लेट में चावल निकालते हुए लाउबालीपन से जवाब दिया। तो बात निकालनी चाहिए थी मुँह से, वैसे तो ज़ुबान कैंची की तरह चलती रहती है। अरे यूं ही बोलती होगी, उसकी आदत है उलट चलने की। वो तो बच्चा बड़े स्वभाव वाला है, वरना हर किसी के बस की नहीं थी। यहाँ आ रही है, पूछ लेना कौन से रिश्ते देखे बैठी है। तुम आराम से खाना खाओ, मैं अपना बटवा पूरा कर लूँ। ज़हीर की ससुराल जाऊँगी नया बटवा लेकर। बड़ी अम्मा संभल कर चलती हुई ड्राइंग रूम से बाहर निकल गईं। रीबा को देखकर मोमल की आंखें चमक उठी थीं। सलाम रीबा बीबी। वालेकुम अस्सलाम। वो तुम्हारे मेहमान आ गए क्या? बात सुनो, ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनकर उनके सामने जाने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैं कहूँगी तुम वैसा ही करना। बाकी मैं कह दूँगी कि लड़की कुछ खिसकी हुई है। मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी तुम्हारी बेटी के बाप से हो, वो बच्ची को भी कबूल करे और तुमसे माफ़ी भी मांगे, समझी? मुझे किसी से भी ब्याह नहीं करना बीबी, ना इससे ना उससे। बस आप बड़ी अम्मा को समझा दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मोमल ने सपाट और धीमे लहजे में कहा। क्यों, फिर क्या करोगी? तुम तो पढ़ी लिखी भी नहीं हो कि कहीं ढंग की नौकरी कर लो, 200-300 कमाकर ज़िंदगी भर गुजारा कर लोगी? रीबा ने बुजुर्गाना अंदाज में कहा। मोमल खामोश रही। देखो, अगर तुम मुझ पर भरोसा करके बता दो कि वो कौन है, कहाँ रहता है, तो मैं आज उसे तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूँ। तुम बोलो तो सही। मेरा वादा है मैं किसी से जिक्र नहीं करूँगी। छोड़े रीबा बीबी, आप ये बात ना किया करें मुझसे, कोई फ़ायदा नहीं। उसने बददिली से रीबा की बात काट कर कहा। अच्छा, ज़्यादा दादी अम्मा की तरह बातें करने की ज़रूरत नहीं कि आज का मसला निमट जाए, फिर मैं तुमसे बात करूँगी। पता नहीं तुम इतना क्यों डर रही हो? डरना तो उसे चाहिए जो करप्ट है। मैं बातों बातों में आज मेहमानों को बता दूँगी कि इस लड़की का दिमाग ज़रा कुछ खिसका हुआ है, एबनॉर्मल है। वो अगर तुमसे कुछ पूछें तो बस तुम सर खुजाती रहना, कुछ बोलना मत, समझी? आ गई या खैर से? चैन है हड्डी को? बड़ी अम्मा की नज़र रीबा पर पड़ गई थी। अस्सलाम वालेकुम बड़ी अम्मा, मेरा यहाँ आना कोई मसला थोड़ा ही है। आपके डर से ज़्यादा आती नहीं हूँ, वरना सुबह शाम डेली अटेंडेंस लगवाऊँ। उसने खिलखिलाकर बड़ी अम्मा के गले में बाहें डाल दी। क्या लगवाऊँ? बड़ी अम्मा ने उसे सीने से लगा लिया। माथे के बल खुद ब खुद सीधे हो गए। छोड़ें, आपका जी चाहे तो मुझे जूते लगवाएं, कहना जो नहीं मानती हूँ आपका। वो बड़ी अम्मा से लिपट कर बोली। लगाऊँ क्यों, खुद क्यों ना लगाऊँ? बेटी, अब थोड़ी सी बुर्दबारी पैदा करो अपने अंदर। इतने बड़े घर की बड़ी बहू हो, हम तो इस गरीब का भला ही चाह रहे हैं। इस घर में सभी को तरस आता है इसकी सूरत पर। इजहार भला किसी की बात पर कान धरता है? सिर्फ एक मरतबा उसे जिक्र किया और देखो वो खोज में लग गया, ढूंढ लाया ये रिश्ता। ये तो इसके नसीब है कि इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा है। तुम क्यों मना करने लगी? तुम्हारी गिरह से क्या जाता है? क्या ये अच्छा नहीं कि वक्त से घर बार वाली हो जाए? ये तो बहुत सवाब का काम है बेटी। बड़ी अम्मा ने बड़े तहम्मुल से रीबा के दिमाग में बात उतारने की कोशिश की। ठीक है बड़ी अम्मा, वो तो मैं इसलिए कह रही थी कि अभी तो इसकी कोई ख़ास उम्र नहीं, हो जाएगी शादी 2-3 साल बाद। जैसे आपकी मर्ज़ी, मैं कुछ नहीं कह रही।
रीबा ने बड़ी ताबेदारी से कहा। बड़ी अम्मा ने खुश होकर उसका सर अपने सीने से लगा लिया। मेहमान कितने बजे तक पहुँचेंगे? रीबा ने पूछा। शाम तक ही आएंगे, इजहार जाएगा लेने। असल में उसके दोस्त की वालदा आ रही हैं। बहुत समझती हैं अपने ड्राइवर को, बहुत दिनों से उसका ब्याह कराने की कोशिशों में लगी हुई थी। इजहार से जिक्र किया होगा कि कहीं कोई गरीब सलीकामंद बच्ची हो तो बताना। जब मैंने इजहार से मोमल के ब्याह का तज़किरा किया तो झट उसने अपनी आंटी से कह दिया और यूँ बात बन गई। अभी कहाँ बात बनी? ठीक है बड़ी अम्मा, अच्छा मैं ऊपर हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लूँ। उसने मोमल को अपने पीछे आने का इशारा किया। मोमल ने एक नज़र बड़ी अम्मा को देखा और रीबा के पीछे चल पड़ी। रीबा चांद के कमरे में आ गई और पंखे चला दिए। मोमल दरवाज़ा बंद करके इधर मेरे पास आकर बैठो। वो बिस्तर पर दराज हो गई। मोमल ने दरवाज़ा बंद किया और उसके पायती आकर बैठ गई। आपके पाँव दबाऊं बीबी? उसने रीबा की टांगों पर हाथ रख दिए। अरे नहीं भाई, मुझे ऐसे कोई शौक़ नहीं है। उसने टांगें खींच ली। तुम बस मेरी उलझन दूर कर दो, मुझे उस बंदे का पता बता दो जिसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा जुल्म किया है, फिर देखना तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। बीबी आप मुझसे ये वाली बात ना किया करें, मोमल ने नज़रें झुकाकर कहा। यही वाली बात तो बस तुमसे की जा सकती है, अब क्या मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पर तुमसे बातें करूं? रीबा ने चिढ़कर कहा। मोमल खामोश रही। मोमल, क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि वो शख्स अपने किए को भुगते? देखो सच्ची बात यह है कि मुझे तुमसे ऐसी कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं। मुझे तो वो तुम्हारी प्यारी सी बेबी हर तरफ दिखाई देती है, उसका क्या होगा? अब ज़रूरी तो नहीं कि मम्मी उम्र भर उसको लुक आफ्टर करें। आखिर तुम एक बुरे इंसान को क्यों बचाना चाहती हो? कि उसका हेडक है असल में। तुम भी मज़े से एक तरफ पड़ी हो, वो भी आज़ाद घूम रहा है। उस बेचारी सी बेबी का क्या कसूर है जिसे तुम दोनों ने लावारिस छोड़ दिया है? मुझे तुम दोनों से कोई गर्ज नहीं, तुम दोनों खुद गर्ज हो और रॉन्ग हो। मुझे सिर्फ बेबी से हमदर्दी है जो इस सारी कहानी में बिल्कुल बेगुनाह है, मगर सारे दुख उसी की झोली में गिरते दिखाई दे रहे हैं। बड़ी अम्मा कहती हैं मैं बिल्कुल अकल से पैदल हूँ। ठीक है मेरे पास अकल नहीं है, दिल तो है। मुझे पता है इस दुनिया में ऐसे लोग वाकई अहमक समझे जाते हैं जो किसी के मसले को अपना मसला समझकर डील करें, मगर मुझे इसकी परवाह भी नहीं है। मैंने भी सोच लिया है मैं इस बेबी के लिए कुछ ना कुछ करके ही रहूँगी, चाहे बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाएं। तुम बस उसका अता पता बता दो, उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना। यकीन करो मैं तुम पर कोई बात नहीं आने दूंगी, बल्कि तुम्हारे बहुत सारे मसले ही हल हो जाएंगे। कौन है वो, कहाँ रहता है, तुम उसका नाम क्यों नहीं बताती? आखिर उससे इतनी हमदर्दी क्यों है? वो उठकर बैठ गई आलती पालती मारकर। मुझे अच्छा नहीं लगता। वो दिखते तो बहुत अच्छे हैं और पता नहीं मुझे डर भी लगता है। मोमल अपने से कुछ बड़ी रीबा के सामने जैसे खुलने लगी। हम उम्री का अपना एक असर होता है। वाह, बड़ी तमीज़ से तज़किरा कर रही हो। रीबा के सारे ऊँघते हवास जाग पड़े। कौन है भाई वो आप जनाब? आप मुझसे ये बात ना करें, बाकी जो मर्ज़ी कर लें। बेगम साहबा को भी नहीं बता रही थी मैं, मगर जब उन्होंने बहुत मारा तो। हैं, मम्मी को बता दिया था तुमने? मम्मी को पता भी चल गया फिर भी कुछ नहीं कहा उन्होंने उसे? कमाल है भाई, पिटाई तो उसकी लगना चाहिए थी, तुम्हारी खामखा लगी। रीबा ने बड़े जोश में उसकी बात काट दी थी। मैंने बेगम साहबा को सही थोड़ी बताया था, किसी और का नाम बता दिया था। वो बड़ी सादगी और आराम से कह रही थी। माय गॉड, रीबा ने गोया सर पीट लिया। तुमने किसी बेगुनाह को उनकी नज़रों में गिरा दिया। बहुत सख्त गुनाह मिलेगा तुम्हें, ये तो तुमने बहुत ज़्यादती की। फिर मम्मी ने क्या कहा? उसे पकड़ा जाकर? रीबा का जोशो खरोश बढ़ता जा रहा था। मेरे को पता नहीं, साफ जवाब आया। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि तुमने गलत क्यों बताया। जो कसूरवार है उसका नाम क्यों नहीं बताया? क्या उसने तुम्हें कोई धमकी दी थी, यानी डराया था? रीबा की हैरत बचा थी। मोमल खामोश रही। भाई क्या पूछ रही हूँ मैं? उसने मोमल के शाने पर हाथ रखकर उसे हिलाया। मोमल फिर खामोश रही। नहीं बताओगी तो मैं मम्मी से डबल मार लगवाऊंगी और बता दूंगी कि इसने आपको गलत बताया था, बंदा कोई और है। अब आप उससे दोबारा पूछिए। मोमल ने घबराकर नज़रें उठाई। वो मैं डर गई थी, वो मुश्किल गोया हुई। किससे? रीबा के खाक पल्ले नहीं पड़ा। बेगम साहबा उनको अच्छा नहीं कहती थी, हर वक्त उन्हें बुरा बोलती थी, उनके सामने भी और जब वो नहीं होते थे तब भी। मेरे को डर लगा कि वो उन पर बहुत गुस्सा करेंगी, इसलिए मैं बोली नहीं और सनी साहब का नाम बोली। मोमल अपनी अकल के मुताबिक जवाब दे रही थी। रीबा के वजूद में सनसनाहट सी होने लगी। किसको बुरा बोलती थी मम्मी? मेरे सामने तो उन्होंने घर के किसी फ़र्द या नौकर को बुरा नहीं कहा। वैसे ही किसी से गलत काम हो जाता है तो डांट देती हैं। और कौन है घर में ऐसा जिसको वो बुरा बोलती हैं? रीबा जहन पर जोर डालने लगी। अब नहीं बोलती, पहले बोलती थी। मोमल ने उसे मज़ीद सर दुखाने से बचा लिया। अच्छा, पहले किसको बुरा बोलती थी? रीबा ने बगैर वक्फे के फिर सवाल किया, यूं जैसे कोर्ट में वकील मोहलत दिए बगैर सवाल पर सवाल किए जाते हैं। उसे अंदाज़ा हो रहा था कि मोमल इस वक्त ट्रैप हो रही है। मोहन साहब को? हाँ वो। मोमल ने इतना कहकर घबराकर मुंह पर हाथ रख लिया। उनके साथ तो आपकी शादी हुई है। मोमल का चेहरा फीका पड़ गया।
और रीबा को तो यूं लगा ज़मीन बहुत तेज़ी से गोल गोल घूम रही है, मगर उसका वजूद साकत हो गया है। उसका मुंह खुला और आंखें फटी हुई थीं। दोनों हाथ ऊपर तले सीने पर यूं रखे थे, गोया फड़कते दिल को काबू में कर रहे हों। ऐसी अनदोह नाकी पर गोयाई सल्ब होना ऐन फितरत है। गुफ्तगू के लिए तो सारा नर्वस सिस्टम नॉर्मल होना ज़रूरी है। मोमल ने एक लहजा उसकी जानिब देखा, बल्कि उसकी हैत कज़ाई मुलाहिज़ा की और किसी मुजरिम की तरह गर्दन झुका ली। मैं पहले बोलती थी, आप मुझसे नहीं पूछें। आप भी सोच रही होंगी वो बुरे तो दिखते ही नहीं हैं। रीबा की तमाम हिस्सियात मंजमद हो चुकी थीं। वो बस एक टुक दीवार को घूर रही थी। बीबी क्या हुआ, आप बोलती नहीं? और कुछ पूछें, आप इस तरह क्यों बैठी हैं? मोमल उसके साकत वजूद को हिलाने लगी तो रीबा गोया होश में आ गई। काश तुम मम्मी को बता देती और मुझसे झूठ बोलती। ठीक तो कहती हो तुम कि वो ऐसे दिखते तो नहीं हैं। वो यूं बोली जैसे किसी गड्ढे से उसकी आवाज़ आ रही हो। देखिए, मैंने आपको बता दिया है, आप उनसे कुछ ना बोलना। पता नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगता, बस डर सा लगता है। आप उनको बताएंगी तो नहीं? मोमल उसका हाथ हिलाते हुए पूछ रही थी। इतना सॉफ्ट, इतना हमदर्द, इतना पोलाइट। छी छी, ये लड़की जो हफ्ता हफ्ता नहाती नहीं है, हर वक्त पसीने की बू उठती रहती है, जो इतनी खूबसूरत भी नहीं है। इसके तो बाल भी कैसे खुश्क और रफ़ हैं। इसे तो रीबा के दिमाग में झक्कड़ चल रहे थे। मोमल, मुझे एक गिलास बहुत ठंडा पानी पिलाओ प्लीज़। मोमल पानी लेने चली गई थी। माय गॉड, एक बच्ची का बाप जिसने अभी तक कानूनी और शरई बीवी को उसका हक नहीं दिया। तानिया भाभी को कितना दुख हुआ था ये जानकर। सुबह और शाम लिबास बदलने वाला, रात को सोने का लिबास अलग, सोने से पहले बॉडी स्प्रे, कमरे में एयर फ्रेशनर का स्प्रे, खुशबुओं में बसा हुआ नफीस साफ़ सुथरा बंदा। अंदर से तौबा तौबा, इतना बड़ा फ्रॉड। निढाल कर देने वाली सोचें उसे एक पल की मोहलत नहीं दे रही थीं। मोमल पानी लेकर आ गई थी। बेखबर और अहमक सी लड़की जिसे एहसास तक नहीं हुआ कि उसने क्या क़यामत बर्पा कर दी है, किसी की हस्ती के परखच्चे उड़ा दिए हैं। इतनी इंसान दोस्त लड़की और इंसानियत का तमाशा उसी के घर में। दूसरों की आंख में एक आंसू देखकर बिलक बिलक कर रोने वाली इतनी नरम दिल लड़की। शकावत और बेरहमी की क़यामत उसकी नज़र के सामने। उसने मोमल से पानी का गिलास लेकर एक सांस में खाली कर दिया। यूँ महसूस होता था गोया दिमाग की शरेआनें फट जाएंगी। उस दिन सर्वे के बहाने वो अनेक्सी गया था। इसका मतलब है जाता रहता होगा। आया ने मुझसे छुपाया होगा। जाहिर है मून ने ही ताकीद की होगी। बुज़दिल, चोर, लुटेरा, जालिम। इतने दौलतमंद तो आराम से खुशबुओं में बसी लड़कियों को दोस्त बना सकते हैं, फिर किस्मत के मारों के साथ क्यों ज्यादती करते हैं? बेचारी खिदमत ही कर रही थी, कुछ छीन तो नहीं रही थी। बहुत अच्छा सिला दिया है खिदमत का। आखिर इसे ट्रैप किस तरह किया होगा? क्या कहा होगा इससे? शादी का झांसा दिया होगा। क्या कहा था मून साहब ने कि वो तुमसे शादी करेंगे, तुम्हारे इश्क में पागल हो रहे हैं? रीबा ने झुलसते हुए लहजे में सवाल किया। मोमल ने चौंक कर नज़रें उठाईं। ऐसे तो नहीं बोले वो, मेरे से तो कुछ भी नहीं बोलते थे। सनी साहब की तरह काम भी नहीं बोलते थे। सनी साहब भी अच्छे नहीं हैं, मगर मैं मून साहब को अच्छा बोलती थी। मोमल ने सादा से अंदाज में जवाब दिया। सनी भी अच्छा नहीं है? क्या करता है वो? रीबा यकदम अटेंशन हो गई। वो कभी मेरा दुपट्टा खींचते थे, कभी मेरे को पकड़ते थे। वो मासूमियत से गोया हुई। माय गॉड, खौफ से रीबा को झरझरी आ गई। ये तो पूरी फैमिली ही करप्ट है। कालबन उसका जी चाहा भाग कर नीचे जाए और बड़ी अम्मा को साफ कह दे कि अब वो मून के साथ नहीं जाएगी, चाहे कोई कुछ कहे। उस सजे सजाए महल में अब कोई अट्रैक्शन नहीं है। अब अगर वो वहाँ गई तो यूँ लगेगा गोया जेल की एक क्लास हो। उस घर में दिल लगाने का एक ही बहाना था, वो भी ख़त्म हुआ। उस घर में है क्या? बेशुमार कीमती आराइशी अशिया और मोहर बलब मुलाजमीन। इंसानियत से आरी शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारने से बेहतर तो यह है कि इंसान तन्हा रहकर पागल हो जाए। मेरे खुदा, कभी सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी अचानक बदसूरत भी हो सकती है, अपने वजूद पर शर्मिंदगी हो सकती है। उफ़, जब ऐसा चेहरा भी धोखा है तो ज़िंदगी में सच का म्यार क्या है? जब मोजिज़ ऐसे हैं तो रज़ील कौन है? ऊंचे ये हैं तो नीच कौन है? उसके दिमाग में शाएं शाएं होने लगी। बेबी, पानी और लाऊं? मोमल उसकी कैफियत से परेशान सी हो गई। नहीं, बस रहने दो, अब ये आग पानी से नहीं बुझने की। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई। फिर आप ऐसी क्यों हो रही हैं? मुझे तो डर लगने लगा है। आप तो चुप हो गई। और कुछ बोलें मुझसे, मैं सब बता दूंगी। मोमल, तुम जाओ यहाँ से। जैसे बड़ी अम्मा कहें वैसे करो। जो मैंने कहा था वो मत करना। प्लीज़ अब तुम यहाँ से चली जाओ। किसी को इस कमरे में मत आने देना, चाहे मेहमान आएँ या मौन। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरा दिल चाहेगा तो खुद ही नीचे आ जाऊंगी। अब तुम जाओ। मोमल चुपचाप बाहर निकल गई। रीबा ने सर के नीचे से तकिया निकाला और सर पर रखकर औंधी लेट गई। बात यह नहीं कि उसने मुझे वो सब क्यों नहीं दिया जो किसी को ज़बरदस्ती दिया गया। बात है जुल्म की, शकावत की, गैर इंसानी सलूक की, धोखे की, फ्रॉड की, दोहरेपन की।
आन की आन में उसकी सोच बूढ़ी हो गई। धोखा खाने का इंकशाफ ऐसा अमल है कि इंसान पल के पल दुख की उस इंतहा को छू लेता है जो आम हालात में सदियों का सफ़र होती है। अभी आंसू के मरहले बहुत दूर थे। जब पूरा एसाबी निज़ाम बहाल हो जाता है, दुख खुद ब खुद पिघलकर आंसू बनकर बहने लगते हैं। अभी उसका पूरा एसाबी निज़ाम मफलूज था, इतना कि जैसे खून की गर्दिश तक रुकी हुई थी। उसे मोन का चेहरा ड्रैकोला का चेहरा लग रहा था, जिसके दांतों से खून टपक रहा था और आंखों से भी, जिसके बड़े हुए नाखून उसके दिल को खुरच रहे थे, खसोट रहे थे। इतनी सख्त पड़ी थी, ताब मुश्किल थी। उसने दूसरी तरफ करवट ली, जैसे करवट बदलने से सोचों का सिलसिला बंद हो जाएगा, मगर अजियतनाक सोचें एसाब से चिमटी जाती थीं। कैसा नाकाबिले तज़किरा हादसा है, किसी से क्या बयान किया जाए। कोई पूछे कि दुख क्या है तो होंठ सिल जाए, आंख में आंसू आए, ये कहा जाए कि कुछ पड़ गया है। जिंदगी आनन फानन लोहे के जिंदा में कैद हो गई। जिंदा भी वो जिसकी दीवारें आग से तपा दी गई हों और ज़मीन पर कांटे बिछा दिए गए हों। उसका दिल चाह रहा था कि फूट फूट कर रोए, मगर आंसू अंदर की आग से सूखते जाते थे। अगर मोन से पूछे तो क्या पूछे, ये कि तुम इतने गंदे क्यों हो, या ये कि अयाशी अपने म्यार की लड़की से क्यों ना की। एक पेट का दोज़ख भर नहीं पाता था, तुमने उसे दूसरा खाली पेट थमा दिया। उस लड़की में क्या बात थी कि तुमने कंट्रोल खो दिया। फिर तुम डिसेबल हो या बन रहे हो तो तुमने शादी का ढोंग क्यों रचाया। एक बेकसूर लड़की को आग का घर क्यों दिया। तुम्हें इससे क्या हासिल हुआ। पहली रात से आज तक के दिन तक धोखा। उफ, उसके सर में दर्द की टीसें उठने लगीं। गुर्बत और बीमारी में वो अजियत नहीं जो धोखा खाने में है। शीशे की किरचियों में वो चुभन नहीं जो एतमाद का शीशा टूटने की किरचियों में है। उफ, कहीं मेरा दिमाग धमाके से फट ना जाए। उसने तकिया हटाकर दोनों हाथों से सर थाम लिया। रीबा बेटी मार, ये क्या नींद हुई, अंधेरा हो गया। मोमल बोली कि बीबी ने उठाने से मना कर दिया था, तबीयत ठीक नहीं। मगर बेटी अब उठ बैठो, मगरिब की अजान के वक्त लेटना अच्छी बात नहीं होती। मेहमान भी चले गए, मोन भी आया बैठा है लेने के लिए। चलो उठो, शाबाश। बड़ी अम्मा ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा। बड़ी अम्मा, मेरे सर में बहुत दर्द है, आप मोन को वापस भेज दें, मेरा जाने का मूड नहीं है, उसने कसलमंदी से कहा। हैं, उससे मिल तो लो, खुद कह दो कि मैं आज रुकी हुई हूँ, कल चली जाऊँगी। बड़ी अम्मा ने हैरत से कहा। बस नहीं, मेरा किसी से बात करने का दिल नहीं चाह रहा, बस आप खुद ही कह दें, उसने ज़िद्दी अंदाज में कहा और औंधी हो गई। अरे वो किसी नहीं है, तुम्हारा घर वाला है। ये कोई तरीका है। यही छोटी छोटी बातें घर ख़राब करती हैं, भेजती हूँ उसे। वो ये कहकर रुकी नहीं, फ़ौरन कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद गालिबन मोन कमरे में दाखिल हुआ। रीबा ने दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ सुनी। रीबा, कैसी तबीयत है। ये अचानक तबीयत कैसे ख़राब हो गई, वो उसके करीब बैठते हुए बोला। तो क्या तबीयत बताकर ख़राब होती है। वो औंधी पड़ी रही, सीधी नहीं हुई। मोन को उसका अंदाज़ बड़ा अजनबी सा लगा। हुआ क्या है, वो संभल कर पूछने लगा। अब जो भी हो गया ये काफ़ी नहीं कि तबीयत ठीक नहीं, बस आप घर जाएं, मेरा दिल चाहेगा तो आ जाऊंगी, वरना क्या, यानी दिल नहीं चाहेगा तो नहीं आओगी। ये क्या बात हुई, कोई बात हुई है या अभी से मायूस हो गई हो। और बाबा ज़रा सीधी होकर चेहरा तो कराओ, कुछ चेहरे से भी अंदाज़ा हो जाता है। मोन ने उसे सीधा करने की कोशिश की। कुछ अंदाज़ा नहीं होगा, फिटकार बरस रही है इस वक्त चेहरे पर। उसने फिर तड़क कर चटक कर जवाब दिया, मगर सीधी नहीं हुई। यार नाराज़ हो मुझसे तो नाराज़गी की वजह तो बताओ, मैं मनाने की कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश। उसने रीबा की पुश्त पर हाथ फेरा। कोई ज़रूरत नहीं मुझे टच करने की, वो बिदक कर आगे हो गई। भाई अब तो यकीनन कोई बात है, वरना ये डिज़ाइन आज पहली मर्तबा देख रहा हूँ। कुछ कहो तो मेरी जान। छी, इतनी गदास बातें गंदे लोगों के मुँह से कितनी गंदी लगती हैं। उसे इतने दुलार से घिन महसूस हुई। डॉक्टर को दिखाने चलें। मैं आपसे कह रही हूँ मुझे अकेला छोड़ दें, सुनते क्यों नहीं हैं। मुझे जहर लग रही है आपकी आवाज़। मैं बेवकूफ़ ज़रूर हूँ, बेहिस नहीं हूँ, और आप मुझे लेने मत आइएगा। मुझे जाना होगा तो मैं खुद चली जाऊँगी। रीबा। मोन हैरान परेशान बस रीबा करके रह गया। जाएं, जाते क्यों नहीं, वो हिस्टरियाई अंदाज में चिल्लाई। मोन बौखलाकर खड़ा हो गया। कि आज तुम्हें क्या हो गया है। मैं रियलाइज़ कर सकता हूँ कि मैंने अब तक वो सब कुछ नहीं दिया जो तुम्हारा राइट है, मगर तुमसे मोहलत तो मांगी थी। चूल्हे भाड़ में जाएं राइट, बस आप चले जाएं यहाँ से, वो चिल्लाई, वो अपने मखसूस बचकाना और लाउबाली अंदाज में। ऐसे कैसे चले जाएं, सुबह से सूरत नहीं देखी। मोन दोबारा बैठ के और उसे सीधा करने की कोशिश की। रीबा उसकी मर्दाना कुव्वत के सामने फितरी तौर पर बेबस थी, मगर उसने आंखें बंद कर लीं, गोया आंखें कहानियाँ ना सुना दें। मोन ने झुककर अपना हक इस्तेमाल किया। रीबा तो उछलकर बैठ के दूसरे कोने पर पहुंच गई। मुझे ये सब बातें अच्छी नहीं लगती, कह रही हूँ ना, समझते क्यों नहीं हैं। अगर आप नहीं जा रहे तो मैं चली जाती हूँ इस कमरे से। वो दुपट्टा उठाकर खड़ी हो गई। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादती की है, मैं डिज़र्व करता हूँ।
ओके, मैं तुम्हारे रिलैक्स होने का इंतज़ार करूँगा, बाय। वो बुझे बुझे अंदाज में उठ खड़ा हुआ, चंद सानिये रीबा की तरफ देखा, फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। रीबा दोबारा से औंधी होकर लेट गई। अब बताओ, इतने दिनों बाद वलीमा कितना अजीब लग रहा है। अरे छोड़ो अम्मा, लोग साल में 2-2 मरतबा सालगिरह मना लेते हैं तो अजीब नहीं लगता। अब ये है कि कार्ड में वजह भी छुपवा देंगे कि क्योंकि सरकार ने मेहमान बनाया हुआ था इसलिए वलीमा ताख़ीर से हो रहा है, माज़रत ख़्वाह हैं। हालांकि माज़रत तो अल्लाह मियाँ से करना चाहिए। वो हंसा और रिवाल्वर की चैम्बर से गोलियां निकालने लगा। मेरे सामने इन हथियारों से ना खेला करो, मेरा दिल हौलने लगता है। कमरुन्निसा ने नागवारी से रिवाल्वर की तरफ देखा। अम्मा, निकाल रहा हूँ, डाल तो नहीं रहा। अब खाली होकर तो ये बच्चों का खिलौना है, भले बाहर फेंक दें उठाकर। उसने रिवाल्वर को हवा में उछाल कर पकड़ा। हाँ, तो आप कह रही थी इतने दिनों बाद वलीमा अजीब लगेगा। आप अजीब गरीब के चक्करों को छोड़ें, जो दिल कहा करे वो किया करें। हम मराहत याफ्ता तबके के लोग हैं, जो करें फैशन में काउंट होता है। वो बड़े मगरूराना अंदाज में गोया हुआ। मैंने कार्ड छपने को दे दिए हैं, महानूर का ड्रेस तो तैयार ही है, थोड़ी बहुत ज्वेलरी उसकी पसंद की और दिला दूंगा। महानूर, उसने महानूर को आवाज़ दी जो काफ़ी देर से जाए नमाज पर बैठी थी। महानूर जाए नमाज का कोना पलट कर उठी और चुपचाप आकर खड़ी हो गई। चलो तुम्हें कुछ शॉपिंग करवा कर ले आएँ, वलीमे के लिए कोई नए डिज़ाइन की ज्वेलरी वगैरह। बहुत ज्वेलरी है और मेरा दिल भी नहीं चाह रहा कहीं जाने को, उसने आहिस्तगी से जवाब दिया। अरे बाज़ार में पहुंचकर तो अच्छे अच्छों का दिल चाहने लगता है, तुम तैयार हो जाओ बस, उसने गोया हुक्म दिया। महानूर ने बेबसी से कमरुन्निसा की तरफ देखा, फिर खामोशी से पलट गई। अजीब लड़की है, ज्वेलरी का शौक़ नहीं, कमाल है, पाशा ने माँ से कहा। उसे अब किसी चीज़ का भी शौक़ नहीं होगा, गरीब जिंदा माँ बाप से दूर है, ये क्या कम सितम है। कमरुन्निसा ने सर्द आह भरी। तो चली जाया करे अपने माँ बाप के पास, किसी ने रोका है, पाशा ने लाउबालीपन से कहा। कमरुन्निसा ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और गोया सर पीट लिया। शाबाश है बेटे, शाबाश है, तुम्हारे कारनामों ने उसे मुंह दिखाने के काबिल छोड़ा है। उसके माँ बाप तो तुमने छीन लिए उससे, वो दुख से बोली। अगर मैं मिलाने ले जाऊं तो क्या धक्के मारकर निकाल देंगे, पाशा ने लापरवाही से सवाल किया। हाँ, निकाल देंगे, अगर सीधे सीधे नहीं निकलोगे तो मोहल्ले वालों के ज़रिए निकलवा देंगे, और ये दिखाने के लिए तो ज़रूर ऐसा करेंगे ताकि दुनिया को पता चल जाए कि वो अपनी बेटी से कोई वास्ता नहीं रखते। कमरुन्निसा की आवाज़ बहुत धीमी थी। क्यों भाई, वो दुनिया वालों से इतना क्यों डरते हैं? क्या दुनिया उनके घर में राशन पहुंचाती है? दुनिया ने छोड़ दिया तो भूखे मर जाएंगे। पाशा के माथे पर बल पड़ गए। इज़्ज़तदार लोगों का मसला सिर्फ रोटी नहीं होता, दूसरों की नज़रों से गिर जाना भूखे रहने से ज़्यादा अज़ियतनाक है, ना समझ इंसान। कमरुन्निसा ज़िच होकर बोली। फिर तो आप उसके सारे मोहल्ले में वलीमे के कार्ड दें ताकि वो अपनी आंखों से देख लें कि महानूर कितनी मोअज़्ज़ज़ क्लास से ताल्लुक़ रखती है। इस वलीमे में सारे शहर की करीम मौजूद होगी, वो चेहरे भी होंगे जिन्हें ये लोग स्क्रीन पर बड़े शौक़ से देखा करते हैं और उनसे मिलने की तमन्नाएँ रखते हैं, और हम उनसे पानी मंगवा कर पीते हैं। हाँ, तुम कार्ड दोगे तो वो भी आ जाएंगे। कमरुन्निसा ज़हरखंड से गोया हुई और निढाल से अंदाज में उठ खड़ी हुई। हमेशा की तरह दुआ है कि अल्लाह तुम्हें अक्ल सलीम अता फरमाए, आमीन। मुझे अक्ल सलीम कलीम नईम की ज़रूरत नहीं अम्मा, अक्ल पाशा ही काफ़ी है, बाकी ज़रूरत की हर शय रब ने दी हुई है, उसने फिर कहकहा लगाया। कर्ब से कमरुन्निसा की आंखें भीग गईं। महानूर ऑफ वाइट बड़ी सी बोस्की की चादर लपेट कर आ गई थी। जी तो चाहता है तुम्हें चेहरा छुपाने को भी कहूँ, ये जो तुम्हारी आंखें हैं ना, राह चलतों को अट्रैक्ट करती हैं। इधर आओ यार, ये तुम्हारी झपकती हुई पलकें इतनी घनी कि गालों पर साया पड़ने लगता है। वाह, दिल तो यही चाहता है कि तुम्हें मेरे सिवा कोई ना सराहे, ख़जाने की तरह छुपाने को जी चाहता है। यार, वो मेरी ब्राउन चप्पल पर ज़रा ब्रश मारना, ये काम नौकर करें तो मज़ा नहीं आता, बीवी करे तो और ज़्यादा अच्छी लगती है। पाशा ने उठकर अपनी कमीज़ की शिकनें दुरुस्त की। इस वक्त वो गहरे स्याह शलवार सूट में मलबूस था। वार्डरोब खोलकर उसने अपना रेड स्कार्फ निकाला और शानों पर लटका लिया। महानूर इतनी देर में चप्पल साफ़ करके ले आई। वो खड़ा था, महानूर झुककर उसके पैरों के करीब चप्पल रख रही थी। कैसे कैसे आग के दरिया अबूर किए हैं इन हसीन मंजरों को देखने के लिए। वही तो लड़की हो तुम जो मेरी आवाज़ सुनना भी पसंद नहीं करती थी, पाशा चप्पल पाँव में डालते हुए कह रहा था। लहजे में जीत का नशा था। छोड़ें अब वो बातें, अब तो सब कुछ पसंद है, वो सर्द आह भरते हुए बोली। खुदा करे हमें यकीन आ जाए, उसने साइड टेबल से गाड़ी की चाबी उठाते हुए दुआ की। आमीन, महानूर ने भी जवाबी कार्रवाई की। वो उसे शाहराह इराक पर ले आया था जहाँ पार्किंग एक मसला होती है। बमुश्किल गाड़ी खड़ी की। ठंडी गाड़ी से बाहर आकर शाम की ठंडी हवा भी गर्म लगी। हाय, पाशा ज्वेलर शॉप की तरफ बढ़ते कदम एक खनखनाती आवाज़ ने रोक लिए। महानूर ने आवाज़ की सिमत देखा। एक सुर्ख सफ़ेद स्मार्ट सी लड़की पाशा का बाजू थामे विश कर रही थी। सुर्ख टी शर्ट, नीली जीन्स, रेडिश ब्राउन डाई किए बॉब कट, सुर्ख हेयर बैंड नुमा पटका जो माथे से चिपका हुआ बालों को कंट्रोल कर रहा था। पाँव में सुर्ख हाई हील सैंडल,
कलाई में सुर्ख स्ट्रैप वाली रिस्ट वॉच, गले में भारी सी जगमग करती चेन। महानूर ने एक नज़र में बहुत कुछ देख लिया। पाशा भी उसके शाने पर हाथ धरे बहुत खुशी से मुस्कुरा रहा था, गोया दोनों अचानक मिलकर बहुत खुश हुए हों। यार तुमने हद कर दी, कोई खैर खबर ही नहीं। इसलिए पोज देते हो ना कि पता है लोग तुम्हें पूछते फिरते हैं, बेईमान नहीं तो। लड़की ने फिर पाशा की पुश्त पर धप मारा। ऐसी बात नहीं है, तुम्हें तो पता ही है, कभी अंदर कभी बाहर। यार इस मर्तबा तो बहुत बुरे फंसे थे। थैंक्स गॉड हमालिया आ गया बैंकॉक से। बड़ी भाग दौड़ की उसने, बड़े काम का बंदा है। जी चाहता है शीशे के बॉक्स में बंद करके कमरे में सजा दूं। पाशा की बात पर लड़की का कहकहा बेसाख्ता था। पाशा बस ये तुम्हारी बातें ही तो बहुत याद आती रहीं। लड़की का अंदाज बेबाकी इंतहा पर थे। ओह सॉरी भाई, इनसे मिलो, हमारी बेगम साहिबा कहलाती हैं। तुमने तो इतना शोर किया मैं तारुफ कराना ही भूल गया। ओह सरप्राइज़ योर मिसिस, तुमने कब से पाबंदी पसंद करना शुरू की? लड़की ने महानूर के सिर मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया और बहुत दिलचस्पी से महानूर को सर से पाँव तक देखा। इतनी ढकी छुपी सी लड़की पाशा की बीवी? योर चॉइस या अरेंज? वो ताज्जुब से पूछ रही थी। माई लव अनोशा, मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क, पाशा ने मखसूस अंदाज में जवाब दिया। ओह नो, वो पहली मोहब्बतें, पहले इश्क, अनुषा ने छेड़ा। धूप के रास्ते में छाँव की ज़रूरत होती है, वो ज़रूरतें थी, मोहब्बत नहीं माई डियर। तेरे हिजरान में जिससे मिले वो लोग, आते जाते वे मौसम थे, ज़माना तू था। वाह हाँ, तुम्हारे शेर भी बहुत याद आते थे। क्या मेमोरी है, पता नहीं क्या क्या याद कर लेते हो। वैसे दिल फेंक लोगों को बहुत सपोर्ट कर रहा है ये शेर, अनुषा खिलखिलाई। भाई हमें भी दिल फेंक ही समझो, अब तुम इतनी जच रही हो कि मुंह में पानी आ रहा है। डोंट वरी महानूर, कबूतर आता अपनी छतरी पर है। उसने महानूर का शाना थपका। वैसे तुम पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो अनुषा। थैंक यू, असल में अब मेरा बिज़नेस सेट हो गया है यूके में, इसलिए रिलैक्स हो गई हूँ, शायद इसलिए ज़्यादा फ्रेश नज़र आ रही हूँ। अकेले ही सेट किया है या पार्टनरशिप है? पाशा ने सवाल किया। अरे क्या यहीं खड़े खड़े सब कुछ पूछ लोगे, घर नहीं बुलाओगे? ट्रीट ड्यू है तुम पर, अनुषा ने झाड़ पिलाई। ऐसी ज़बरदस्त ट्रीट देंगे कि क्या याद करोगी। वलीमा अभी कहाँ हुआ है, बस उसी की तैयारी हो रही है। हैं? अरे कब करोगे वलीमा? लगता है शादी तो काफ़ी दिन हो गए। ये दुल्हन तो बहुत सादा सी है, मेहंदी तक नहीं है हाथों में। अनुषा ने इस मरतबा महानूर का ज़्यादा तफसीली जायज़ा लिया। वलीमा तो वाकई लेट हो रहा है, मगर हो तो रहा है। पाशा हंसा। इस मामले में तो वाकई तुम पक्के मुसलमान निकले। गुड, अनुषा भी हंसी। तुम्हारा नंबर वही है ना? पाशा ने पूछा। हाँ, सब कॉन्टैक्ट नंबर वही हैं। ठीक पाशा, फिर मिलेंगे, बल्कि मिलते रहेंगे। अभी तो मैं यहीं हूँ। ओके डियर, तुमसे बातचीत सीटिंग में होगी, उसने महानूर का रुखसार छूकर कहा। बाय पाशा। वो की रिंग झुलाती अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। हमारे सर्कल में इसे पटाखा बोलते हैं, कमाल शय है, मिलोगी तो पता चलेगा। पाशा उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा था। बताऊंगा इसके बारे में तफसील से, वो शॉप के दरवाजे पर हाथ रखते हुए कहने लगा। ऑनर ने इलेक्ट्रिक लॉक खोलने के लिए बटन पुश किया। पाशा ने उसे पहले दाखिल होने का इशारा किया। ज्वेलर शॉप की तो बात ही निराली होती है, और यह तो बहुत स्टैंडर्ड किस्म की शॉप थी। वसी अरीज डेकोरेटेड, जगमग जगमग। ये इतनी हाई फाई किस्म की लड़कियां उसके सर्कल में थीं, फिर मुझ में ऐसी क्या ख़ास बात दिखाई दी कि बेड़ा गर्क करके रख दिया। वो महकती हुई अनुषा अभी तक महानूर के एहसाब पर छाई हुई थी। सेल्समैन खटाक खटाक डब्बे खोलकर सामने रख रहे थे, मगर वो अनुषा को सोच रही थी।